राधे राधे प्यारे साथियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रद्योत और आप प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम एक और बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं। आपके लिए हमने क्लास का वादा किया है कि हम आपके लिए क्लास चला रहे हैं हिंदी साहित्य की, ऐसी क्लास जिसमें हम लेकर आते हैं आपके लिए पेपर जैसे प्रश्न, पेपर वाले प्रश्न। 2021 टीजीटी हिंदी की जो परीक्षा हुई थी, ऐसे प्रश्न लेकर आते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद खास होने वाले होते हैं। और आप सबको ये सीरीज काफ़ी अच्छी भी लग रही है, काफ़ी पसंद आ रही है। बहुत अच्छे प्रश्न आपको लग रहे हैं और आशा और विश्वास है कि आपकी परीक्षा में भी ये सीरीज बहुत काम आएगी। तो आज हमने पिछले 5 क्लासेस में संभवतः दिए थे, उसका अगला पार्ट है ये। तो आज हम क्लास फिर से लेकर आए हैं टीजीटी 2021 जैसे प्रश्न, पेपर वाले प्रश्न। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के इन प्रश्नों की बिना किसी देर के। सभी साथी शीघ्रता से जुड़ जाएं। बांके बिहारी आप सब पर कृपा करें, राधा रानी आप सब पर कृपा करें। चलिए भाई, ये देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ से अब देखो, सही दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है। परीक्षा वाले प्रश्न, टीजीटी 2021 जैसे प्रश्न। रंगभूमि का सूरदास किसकी गोली से शहीद हो गया? पहला प्रश्न है, रंगभूमि का सूरदास किसकी गोली से शहीद हो गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो रंगभूमि एक उपन्यास है और रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन हैं आप जानते होंगे। रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन हैं? रंगभूमि ये उपन्यास है, इसके लेखक हैं प्रेमचंद। इसके लेखक कौन हैं? प्रेमचंद। प्रेमचंद का ये बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, ठीक है। और इस महत्वपूर्ण उपन्यास का बहुत महत्वपूर्ण पात्र है सूरदास। ये भी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि सूरदास किस उपन्यास का पात्र है। तो सूरदास रंगभूमि का पात्र है। तो बहुत महत्वपूर्ण पात्र है सूरदास। ये सूरदास शहीद हो जाता है, मर जाता है। तो किसकी गोली से ये मरा था, ये प्रश्न है। काफी अच्छा प्रश्न है। सूरदास किन की गोली से शहीद हो गया था, किन की गोली लगी थी? तो इसका उत्तर है क्लार्क। क्लार्क की गोली से सूरदास शहीद हो गया था या मर गया था, ठीक है। चलिए अब दूसरे प्रश्न पर बात करते हैं। बेहद शानदार प्रश्नों की श्रृंखला है ये, ठीक है। बेहद उपयोगी प्रश्नों की श्रृंखला है, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न है, जान सेवक पांडेपुर गांव में काहे का उद्योग बैठाना चाहता था? जान सेवक इसी सूरदास जिसका पात्र है, इसी उपन्यास रंगभूमि का पात्र है जान सेवक। ये भी उपन्यास का पात्र बहुत महत्वपूर्ण है और ये बहुत बार पूछा गया है कि जान सेवक कौन से उपन्यास का पात्र है। तो जान सेवक रंगभूमि का पात्र है, ठीक है। जान सेवक कौन से गांव में उद्योग लगाना चाहता था? तो पांडेपुर गांव में उद्योग लगाना चाहता था। अब ये उद्योग काहे का लगाना चाहता था, ये प्रश्न है कि जान सेवक जो उद्योग लगाना चाहता था वो काहे का था, किस चीज़ का उद्योग लगाना चाहता था जान सेवक, ठीक है। जिसके लिए सूरदास से उसका विरोध हुआ था और सूरदास इसी विरोध में मारा भी गया था। तो ये जान सेवक जो है पांडेपुर गांव में सिगरेट का उद्योग लगाना चाहता था। काहे का? सिगरेट, ठीक है। सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, ये आप सब जानते हैं, नहीं पीनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो जान सेवक काहे का उद्योग लगाना चाहता था? सिगरेट का। कौन से गांव में? पांडेपुर गांव में। पांडेपुर गांव का संबंध किस उपन्यास से है? पांडेपुर गांव का संबंध रंगभूमि उपन्यास से है। रंगभूमि उपन्यास किनका है? प्रेमचंद जी का है। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को कहा जाता है। प्रेमचंद लम्ही में जन्मे, बढ़ा दिया हिंदी का मान, उपन्यास सम्राट बन गए, लिखकर करुणा में गोदान। तो प्रेमचंद हिंदी में जन्मे, बढ़ा दिया, प्रेमचंद लम्ही में जन्मे, बढ़ा दिया हिंदी का मान, और उपन्यास सम्राट बन गए, लिखकर करुणा में गोदान। ठीक है, तो ये प्रेमचंद जी हैं जो
उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रेमचंद जी का उपन्यास हमने चर्चा की इस पर थोड़ी सी। प्रेमचंद इसे स्वयं हिंदी का बेहतरीन नोवेल कहते हैं। प्रेमचंद ने इसे स्वयं हिंदी का बेहतरीन नोवेल कहा। मतलब हिंदी का बेहतरीन नोवेल किसे कहा है? कौन से नोवेल? नोवेल का अर्थ होता है उपन्यास। ठीक है, ये अंग्रेजी है और इसे हिंदी में उपन्यास कहते हैं। ठीक है, तो प्रेमचंद ने बेहतरीन नोवेल किसे कहा है अपने उपन्यासों में? तो ये बहुत शानदार प्रश्न है और परीक्षाओं में भी बहुत आता है और बहुत आया भी है। तो बताओ कौन से उपन्यास को प्रेमचंद ने हिंदी का बेहतरीन नोवेल कहा है? और इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं विद्यार्थी, वो गोदान को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। किसे लेकर? गोदान को। लेकिन किसे कहा है? सेवा सदन को। किसे कहा है? सेवा सदन को हिंदी का बेहतरीन नोवेल कहा है। सेवा सदन को हिंदी का बेहतरीन नोवेल कहा है, प्रेमचंद जी ने स्वयं कहा है। तो प्रेमचंद ने इसे हिंदी का बेहतरीन नोवेल कहा है। कौन से को? सेवा सदन को। चलिए आगे बात करते हैं। भिन्न भिन्न रंगीन चश्मों से चश्मे का रंग हावी हो जाता है, पीछे छूट जाते हैं। ये पीछे छूट जाते हैं कौन? यहाँ रिक्त स्थान भरना है आपको। बहुत अच्छा प्रश्न है। भिन्न भिन्न रंगीन चश्मों से, भिन्न भिन्न रंगीन चश्मों से चश्मे का रंग हावी हो जाता है, ये पीछे छूट जाते हैं। ये पीछे छूट जाते हैं। बच्चन सिंह का यह कथन किसके संबंध में है? पहला प्रश्न तो यही बनता है कि यह कथन किसका है? भिन्न भिन्न रंगीन चश्मों से चश्मे का रंग हावी हो जाता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन बच्चन सिंह का है। और किसके प्रति है? तो ये प्रति है प्रेमचंद जी के। किसके प्रति है? एक कुत्ते की आवाज़ आ रही है बाहर से, बाहर सड़क के बाहर से कुत्ते की आवाज़ आ रही है। किसी ने पैर तोड़ दिया उसका, वो चल नहीं पा रहा है और यहाँ से हट भी नहीं पा रहा है बेचारा, बार बार आवाज़ आ रही है। तो अभी बाहर गए तब हमने देखा, पता किया तो ये पता चला कि इसका पैर टूट गया है और पैर टूटने के कारण बेचारा चल नहीं पा रहा है, इसलिए रो रहा है बेचारा बार बार। ठीक है, तो पूरा वाक्य इस तरह से हो जाएगा। भिन्न भिन्न रंगीन चश्मों से चश्मे का रंग हावी हो जाता है, प्रेमचंद पीछे छूट जाते हैं। यह कथन किसका है? ठीक है, इस तरह से आएगा तो आप बता देंगे बच्चन सिंह का है। ठीक, चलिए पिकनिक कहानी के लेखक कौन है? एकदम शानदार कहानी है। अब बताइए पिकनिक कहानी के लेखक कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो पिकनिक कहानी के लेखक कौन है? भीष्म साहनी। कौन है? भीष्म साहनी। ठीक है, भीष्म साहनी ने पिकनिक कहानी लिखी है। भीष्म साहनी पिकनिक कहानी के लेखक हैं। चलिए आगे। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की बाणी है, यह कथन किसका है? बहुत आता है, ये सारे ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर आते हैं। ठीक है, पुराने प्रश्न पत्र, नए प्रश्न पत्र, चाहे जैसे भी हों, हिंदी साहित्य के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आते हैं जो आपको आने वाली परीक्षा में बहुत मदद देने वाले होंगे। ठीक है, तो क्या है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की बाणी है। तो सबसे परिपूर्ण क्षण किनके पास थे? तो आप अनुमान लगा लीजिए, सुमित्रा नंदन पंत के पास थे। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत क्योंकि आजीवन अविवाहित रहे तो फिर उनके पास समय ही समय था और प्रकृति में तो वो रहते ही थे, प्रकृति की गोद में उत्तराखंड में। ठीक है, तो वहाँ जहाँ उनका जन्म हुआ कौसानी, तो चारों तरफ फूल ही फूल थे, हरियाली हरियाली थी, पर्वत थे, सारी चीज़ें अच्छी अच्छी थी, प्रकृति से जुड़ी हुई। तो परिपूर्ण क्षणों की बाणी उन्होंने कह दिया कविता को। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है? रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है? बताइए यह कथन किसका है? इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है? रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन को किसने माना? जो सौंदर्य होता है, रूप होता है, तो रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है? यह कथन किसका है? तो आप बता देंगे यह कथन रामधारी सिंह दिनकर का है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। बहुत महत्वपूर्ण कथन है और बहुत आग और राग के कवि हैं ये दिनकर।
आग का कवि भी कहा जाता है और राग का कवि भी कहा जाता है दिनकर ने, ठीक है। वीर रस में भी बहुत लिखा है और श्रृंगार रस में भी लिखा है, ठीक। अगला है जन्म अवध हम रूप निहारल, नयन न तिरुपति भेल। पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। जन्म अवध हम रूप निहारल, नयन न तिरुपति भेल। जन्म अवध हम रूप निहारल, नयन न तिरुपति भेल। पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? विद्यापति, ठीक है। कौन है? विद्यापति। विद्यापति को क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल कहा जाता है और इन्हें और भी बहुत उपनामों से पुकारा जाता है, ठीक है। मैथिल कोकिल क्यों कहा जाता है? तो पदावली इन्होंने मैथिली भाषा में लिखी है, जो बहुत शानदार रचना है पदावली इनकी, इसलिए इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। अंत हाजिर हो नाटक की लेखिका, बताइए, बहुत अच्छा नाटक है अंत हाजिर हो। अब इस नाटक की लेखिका आपको बतानी है। अंत हाजिर हो नाटक की लेखिका कौन है? तो अंत हाजिर हो नाटक की लेखिका हैं मीराकांत। कौन है? मीराकांत, अर्थात मीराकांत ने ये नाटक लिखा है अंत हाजिर हो। निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह कौन है? बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? तो निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह, सभी साथी उत्तर देते रहें, सभी साथी क्लास को भी शेयर कर दिया करें दोस्तों के साथ, लाइक भी कर दिया करें, ठीक है। काफ़ी चुन चुन के आपके लिए मोती लेकर आते हैं, तो इतना तो आपका भी कर्तव्य बनता है। हम आपको ये मोती देते हैं उसके बदले में नहीं। आप ये न सोचें कि हम आपको क्लास दे रहे हैं तो इस क्लास के बदले में हम चाहें कि आप लाइक करें, आप शेयर करें या कमेंट करें, इसके बदले में नहीं। यदि आपको उपयोगी लग रहा है तो आप अपने आप स्वयं ऐसा करें, ठीक है। बदला नहीं चाहिए, बदले में क्लास देने के बदले में, आपको ये मोती चुन चुन कर देने के बदले में यदि हम ये लाइक और शेयर मांगेंगे तो ये तो तुच्छ होगा, नगण्य होगा। इसलिए दान के बदले में ये हम दान दे रहे हैं आपको, दान के बदले में कुछ लिया नहीं जाता है, ठीक है। तो ये आपके लिए दान है और सौभाग्य है, ईश्वर ने हमें ऐसा सौभाग्य दिया है जो हम आपके लिए इतना दान कर पा रहे हैं, ठीक है। शिक्षा दान महादान। चलिए, निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? तो ये यदि पूछा जाएगा तो आप आसानी से इसे बता देंगे, कब्बे और काला पानी, ठीक है। कौन सा है? कब्बे और काला पानी निर्मल वर्मा का कहानी संग्रह है, ये पहला, ठीक है। अगला है मिला तेज से तेज। इसकी विधा बहुत पूछी जाती है और अभी ताज़ा ये असिस्टेंट प्रोफेसर मध्य प्रदेश में पूछी जा चुकी है, ठीक है। तो मिला तेज से तेज हमने कई क्लासों में इस पर चर्चा की है। यदि आपने लगातार हमारी क्लास देखी है तो ये आपको पता होगा। मिला तेज से तेज जीवनी है और ये सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। किनकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। मिला तेज से तेज। अगला है इसके बाद है क्लास, अगला है जयशंकर प्रसाद कृत उर्वशी की विधा क्या है? जयशंकर प्रसाद ने जो उर्वशी लिखा है, एक उर्वशी जो महाकाव्य है, नाट्य महाकाव्य है, वो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, लेकिन एक उर्वशी नाम का ग्रंथ जयशंकर प्रसाद ने भी लिखा है। तो इसकी विधा पूछी जाती है। इसकी विधा क्या है? चंपू है। जयशंकर प्रसाद का जो उर्वशी है ये चंपू विधा का है, बहुत पूछा जाता है। और चंपू किसे कहते हैं? तो गद्य, ठीक है, और पद्य मिश्रित रचना। गद्य और पद्य मिश्रित रचना चंपू कहलाती है, ठीक है। गद्य और पद्य मिश्रित रचना चंपू कहलाती है, ठीक है। तो ये एक चंपू रचना है उर्वशी, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है मुसलमान अनुयायियों के अनुसार कबीर के गुरु थे। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये कई बार परीक्षा में आ चुका है। इस प्रश्न का सामना भी आपसे हो गया हो, शायद है, मुलाकात हुई हो, नहीं हुई हो तो हमारी मुलाकात हुई थी इसी प्रश्न के एक अंश से, जिसमें ये पूछा गया था, संभवतः ये 2013 पीजीटी में पूछा गया था। और इसमें ये पूछा गया था कि कबीरदास को जंजीरों में बांधकर किसने डुबोया था? गंगा जी में।
तो इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास नहीं था, हमने पढ़ा नहीं था। हालांकि ये डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास में काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है ये प्रसंग। तो इस प्रसंग के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि सिकंदर लोदी के गुरु का नाम था शेख तकी, और कबीर के गुरु का नाम भी मुसलमान अनुयायी शेख तकी मानते हैं। क्या मानते हैं? शेख तकी। तो शेख तकी कबीर के भी गुरु थे, ठीक है, और शेख तकी सिकंदर लोदी के भी गुरु थे। एक प्रश्न ये भी आता है कि कबीर किसके समकालीन थे, तो सिकंदर लोदी के। तो सिकंदर लोदी था राजा शासक दिल्ली का, और ये थे जुलाहे गरीब। तो ये जो बातें करते थे मुसलमानों के विरोध में, तो इस पर सिकंदर लोदी को भी बुरा लगता था और इनके गुरु को भी। तो इनके गुरु को जो बुरा लगा कि ये गलत बोल रहा है कबीर, खुद कुछ नहीं कर सकते थे, तो इन्होंने क्या कहा, अपने शिष्य से कह दिया, एक गुरु के 2 शिष्य, राजा से कह दिया कि इसे थोड़ा ठीक कर यार, तेरा दोस्त है और ये ठीक नहीं चल रहा है, इसे थोड़ा सा। तो सिकंदर लोदी ने जंजीरों में बंधवा के और डुबो दिया था कि ठीक से चल, नहीं तो मरवा देंगे। और भी इनके प्रसंग हैं, लेकिन अभी यहाँ बस इसी प्रसंग की हम चर्चा करेंगे। सिकंदर लोदी से जुड़े हुए कई प्रसंग हैं कबीरदासी के। चलिए, तो शेख तकी इनके गुरु थे, और हिंदुओं के अनुसार इनके गुरु रामानंद थे, ठीक है, इसे हम पहले बता चुके हैं। यदि हिंदुओं की बात होगी तो हिंदुओं के अनुसार रामानंद, ठीक है, हिंदुओं के अनुसार इनके गुरु कौन थे? रामानंद थे, ठीक है। और देखो, एक दिन हमने यही प्रश्न डाल दिया था कम्युनिटी पोस्ट पर, ठीक है, तो एक भाई साहब ने कमेंट करके ये कहा, काहे को भ्रम फैला रहे हो, जब कुछ आता जाता नहीं है तो ऐसे प्रश्न क्यों डाल देते हो। तो कहने वाले तो कहते ही हैं, कहने वाले तो कहते हैं। अभी 2 दिन पहले एक भाई साहब कमेंट कर रहे थे कि कुछ नहीं आता जाता, कुछ नहीं पढ़ा रहे हो आप। तो हमने ये कहा, आपकी क्लास हमें अच्छी नहीं लगती। तो हमने कहा, क्लास आपको अच्छी नहीं लगती, कोई बात नहीं, आपको जिनकी क्लास अच्छी लगती हो उनकी क्लास देखिए, जिनकी वीडियो अच्छी लगती हो, जिनका कंटेंट अच्छा लगता हो, जो अच्छा पढ़ाते हो, वहाँ जाइए। हमने आपको निमंत्रण तो नहीं दिया कि आप आइए पढ़िए ही पढ़िए, न हम आपके घर आए, आप देख क्यों रहे हो। यदि आपको क्लास अच्छी नहीं लगती है तो आप मत देखिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। चलिए आगे है, जिसे क्लास अच्छी लगे वो देखे, जिसे अच्छी लगे वो लाइक करे, ठीक है। तो इस तरह के कोई बात नहीं, उपद्रवी तत्व हर जगह होते हैं, पाए ही जाते हैं, कहीं भी आप जाओगे तो बस उनका काम ही यही रहता है इस तरह से कमेंट करने का। तो हालांकि इन चीज़ों का हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई क्या कहता है उसका फ़र्क नहीं पड़ता। हमें मालूम है हम अच्छा कर रहे हैं, हमारी आत्मा को संतुष्टि है कि हम अच्छा कर रहे हैं, तो बस इतना काफ़ी है, ठीक है। चलिए, निम्न रचनाओं का प्रकाशन वर्ष क्या है? मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण। ये हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं। किन की रचनाएं हैं? हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के ये पिताजी थे, और इन्होंने ये मधुशाला लिखी है। और शराब के बारे में बहुत अच्छा लिखा है, पूरी मधुशाला रखी है हमारे पास, पढ़ी भी है। लेकिन इन्होंने बताते हैं कि कभी शराब नहीं पी, शराब नहीं पी। जिस व्यक्ति ने कभी शराब नहीं पी और उसने शराबी का वर्णन किया है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं। और ऐसा एकदम हूबहू वर्णन किया है। क्यों? क्योंकि सिर्फ हम अनुभव, स्वयं अनुभव करके ही नहीं सीखते, स्वयं अनुभव के साथ साथ हो सकता है हम अपने परिवेश से भी सीखें। तो इनके परिवेश में ऐसे लोग थे, इनसे मिलने जुलने वाले, जो शराबी रहे होंगे उस समय। तो उनसे सीख लेकर, उनके भाव लेकर, उनके विचार लेकर, उनकी आदतें लेकर, उनकी प्रतिक्रियाएं लेकर इन्होंने रचना कर दी, काहे की? मधुशाला की, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने ये मधुशाला लिखी है, और इसका प्रकाशन वर्ष बार बार पूछा जाता है, ठीक है। 1935 है, इसको हम 1 साल और जोड़ देंगे, 1936 है, इसमें हम एक और जोड़ देंगे, 1937 है, इसमें हम एक और जोड़ देंगे, 1938 है। ये चारों रचनाएं क्रमशः हैं, ठीक है। मधुबाला, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण, इन तीनों में मधु का प्रयोग हुआ है, ठीक है, मधु का प्रयोग हुआ है इन तीनों में। यहाँ शाला, बाला और कलश का है। ध्यान रखेंगे, इन रचनाओं को क्रम से भी लगवाया जाता है। हो सकता है ईयर न पूछ के वो कह दें इन रचनाओं को काल क्रमानुसार लगाइए,
ठीक है, आगे पीछे लिख के दे देंगे तो आपको पूछा जाएगा कि इस तरह से क्रम से लगा दीजिए। तो ये क्रम से इसी तरह से होंगी, पहले आप इसे लिखेंगे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे। ठीक है, ये क्रमानुसार ही लिखी हुई हैं। अगला है अमृत राय किस उपन्यास का पात्र है? तो अमृत राय प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है, इस पर चर्चा करने को है। तो आप बता दीजिए प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है अमृत राय? बहुत अच्छा पात्र है और परीक्षाओं में खूब पूछा गया है। बताइए अमृत राय प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है अमृत राय? तो अमृत राय जो पात्र है वो है प्रेमा उपन्यास का। कौन से उपन्यास का? प्रेमा। ठीक है, अगला है वे देवता नहीं हैं। वे देवता नहीं हैं संस्मरणात्मक कृति के रचनाकार कौन है? ये संस्मरण है। ठीक है, तो एक तो ये पूछा जा सकता है वे देवता नहीं है, इसकी विधा क्या है? तो इसकी विधा क्या हो जाएगी? संस्मरण। ठीक है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं राजेंद्र यादव। ठीक है, इसके लेखक कौन है? राजेंद्र यादव ने ये संस्मरणात्मक कृति लिखी है। ये रचना है राजेंद्र यादव जी की। वे देवता नहीं है किसने लिखा है? राजेंद्र यादव ने। हाशिए का गवाह, हाशिए का गवाह काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो हाशिए का गवाह काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? बताइए भाई। हाशिए का गवाह बहुत अच्छा काव्य संग्रह है ये। तो हाशिए का गवाह कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। किनका है? कुंवर नारायण। हाशिए का गवाह किनका है ये रचना? कुंवर नारायण जी की। ठीक है, चलिए अगला है शुक्ल जी ने इसे रद्दी ग्रंथ कहा। बहुत अच्छा प्रश्न है, रद्दी ग्रंथ किसे कहा है? शुक्ल जी के अनुसार रद्दी ग्रंथ बताइए। शुक्ल जी ने इसे रद्दी ग्रंथ कहा, तो शुक्ल जी ने इसे रद्दी ग्रंथ कहा है राम रक्षा स्तोत्र। राम रक्षा स्तोत्र। ठीक है, और दूसरा एक ग्रंथ और है चिंतामणि। ठीक है, इन्हीं का है। इसे थोड़ा सा ऊपर कर लो। किनका? इन्हीं का है, चिंतामणि नाम से है। किस नाम से है? चिंतामणि। ये किनका है? योग चिंतामणि है, ये इन्हीं का है। दूसरा इसे भी, दोनों को ही कहा है। ठीक है, ऐसे इन्हीं का है। आपको ये रचना परीक्षा में बहुत आती है, याद होगी, राम रक्षा स्तोत्र और योग चिंतामणि। इन ग्रंथों को कहा है रद्दी ग्रंथ, और ये किनके हैं? रामानंद जी के। ठीक है, रामानंद के ग्रंथ योग चिंतामणि और राम रक्षा स्तोत्र को रद्दी ग्रंथ कहा है, शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ऐसे भी पूछा जा सकता है इन ग्रंथों को रद्दी ग्रंथ किसने कहा? तो शुक्ल जी ने। शुक्ल जी ने कौन से ग्रंथ को रद्दी कहा है? तो इन्हें कहा है। ठीक है, पूरे विरक्त, धन मान मर्यादा से कोसों दूर थे। ठीक है, शुक्ल जी का ये कथन किसके संबंध में है? यहाँ लिखा नहीं है। शुक्ल जी का कथन है और किसके संबंध में है? विरक्त थे। ठीक है, विरक्त थे, धन मान मर्यादा से कोसों दूर। कोसों दूर, बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। पूरे विरक्त, धन मान मर्यादा से कोसों दूर, बहुत कई किलोमीटर दूर रहते थे धन मान और मर्यादा से। ये कौन थे? बताइए भाई, बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। धन मान मर्यादा से कोसों दूर थे, बता दीजिए कौन थे? ये वही थे जिसे अकबर ने बुलाया फतेहपुर सीकरी, और फिर उन्होंने कहा कि आवत जात पनहियाँ टूटी बिसर गयो हर नाम। तुमने तो मुझे बुला लिया, लेकिन मेरी तो चप्पलें और टूट गई, राम का नाम बिसर गया। मुझे क्या लेना देना है तुमसे? क्या लेना देना है तुम्हारे राज्य से? तो ये हैं कुंभन दास। ठीक है, कौन है ये? कुंभन दास। ठीक, चलो अगला। इनकी गर्भोक्तियाँ खटकती नहीं, उचित जान पड़ती हैं। क्या शानदार कथन है। इनकी गर्भोक्तियाँ खटकती नहीं, उचित जान पड़ती हैं। जो गर्भोक्तियाँ हैं, गर्भ से गर्भधन उक्तियाँ, गर्भ की बातें हैं, वो खटकती नहीं हैं, उचित जान पड़ती हैं। तो ये शुक्ल जी का कथन है। एक
प्रश्न तो ये बनेगा ये कथन किसका है, ये वाक्य किसने कहा है, तो ये शुक्ल जी ने कहा है। अब किसके प्रति कहा है ये आपको बताना है, थोड़ा सा कमेंट करके आप बता दीजिए ये कथन किसके प्रति कहा गया है। बहुत बढ़िया शानदार प्रश्न है। तो ये प्रश्न कहा है शुक्ल जी ने सेनापति के प्रति। ठीक है, रीतकाल के कवि सेनापति के लिए शुक्ल जी ने कहा है कि इनकी गर्भोक्तियाँ हैं वो खटकती नहीं हैं, उचित जान पड़ती हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बुरी नहीं लगती इनकी बात। गुण को न पूछे को अवगुण की बात पूछे। वाह 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 वाह, क्या शानदार पंक्ति है। एक ही पंक्ति यहाँ ली गई है। गुण को न पूछे को अवगुण की बात पूछे। इस कवित्व के रचनाकार कौन है बताओ। बहुत शानदार कवित्व है ये, यहाँ पर बस एक पंक्ति ली गई है। इस कवित्व के रचनाकार कौन है बता दीजिए, रचनाकार कौन है, किसने लिखा है। बहुत अच्छा है, ठीक है बताओ। तो इस कवित्व के रचनाकार हैं कादिर। ठीक है, कौन है, कादिर। और कौन से काल का ये कवि हैं, कौन से काल के कवि हैं, तो रीतकाल के। ठीक, अगला है इनकी कविता बड़े बड़े पुराने कवियों के टक्कर की होती थी। इसका मतलब ये कथन किनका है और किन के बारे में है ये बताना है आपको। इनकी कविता, ये भी बताना है किन की कविता। मुख्यतः इनकी कविता बड़े बड़े पुराने कवियों के टक्कर की होती थी। इसका मतलब ये पुराने कवि नहीं हैं। ठीक, इसका मतलब इनकी टक्कर पुराने कवियों से है तो ये नए कवि हैं। यही तो आशय निकल रहा है कि इनकी कविता बड़े बड़े पुराने कवियों के टक्कर की होती थी, मतलब ये नए कवि हैं। अब नए हैं तो कौन है, अर्थात ये आधुनिक काल के हैं। पुराने कवि काय में आएंगे, आदिकाल के कवि पुराने होंगे, रीतकाल के कवि पुराने होंगे, भक्तकाल के कवि पुराने होंगे। ठीक है, लेकिन इनकी कविता तो पुराने बड़े बड़े कवियों की टक्कर की है। तो ये किन के बारे में कहा है, ये कथन किसने कहा है, ये कथन कहा है शुक्ल जी ने। किन के बारे में कहा है, तो जगन्नाथ, जगन्नाथ दास, और इनका उपनाम क्या था, रत्नाकर। ठीक है, गंगावतरण इनकी रचना आपने पढ़ी होगी, हमने बताई है, उद्धव शतक भी बताई है। ठीक है, गंगावतरण और उद्धव शतक इनकी बहुत पूछी जाती हैं। अगला है यह वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान है। ठीक है, क्या बताओ, वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान क्या है, क्या है, तो अभिव्यंजनावाद। क्या है, अभिव्यंजनावाद, अभिव्यंजनावाद। अब यहाँ से हम यह शब्द हटा देंगे और लिख देंगे अभिव्यंजनावाद वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान है। तो ये किसने कहा है, शुक्ल जी ने कहा है। किसने कहा है, शुक्ल जी ने। ठीक है, चलो अगला है, यह हिंदी साहित्य का एक जगमगाता रत्न है। ठीक है, कितना शानदार कथन है, ये भी शुक्ल जी का कथन है। यह हिंदी साहित्य का एक जगमगाता रत्न है। कौन सा रत्न है जगमगाता, उस ग्रंथ का नाम बताना है। बताओ, यह हिंदी साहित्य का एक जगमगाता रत्न है, ऐसा वैसा रत्न नहीं है, जगमगाता रत्न है। यह है पद्मावत। ठीक है, हिंदी साहित्य का जगमगाता रत्न कौन सा है, पद्मावत। किसने लिखा है, मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसने लिखा है, मलिक मोहम्मद जायसी ने। और इसी पद्मावत का जो एक खंड है, नागमती वियोग खंड, उसे हिंदी की अमूल्य धरोहर कहा है शुक्ल जी ने। हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर किसे कहा है, इसी पद्मावत के नागमती वियोग खंड को कहा है। ठीक है, हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है। हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है। यह कथन किस निबंध से है बताओ। बहुत बढ़िया कथन है, बहुत इम्पोर्टेंट कथन है, बताओ। हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है, यह कथन किस निबंध से है, निबंध का नाम बताना है और निबंधकार का भी बताना है। तो यह कथन हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है। यह कथन कविता क्या है, इस निबंध से है। कविता क्या है,
ठीक है, ये निबंध है और ये रस मीमांसा में है। काहे में है? रस मीमांसा। और इसके लेखक शुक्ल जी हैं। ठीक है, इसके लेखक कौन हैं? शुक्ल जी। शुक्ल जी ने कहा है ये। ठीक, हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है। शुक्ल जी का ये कथन कविता क्या है, इससे लिया गया है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतनी ही बात करेंगे हम। 25 प्रश्न हो गए और 30 मिनट हो गए। ठीक है, और ये शानदार 25 प्रश्न हो गए। और यदि आपको PDF चाहिए इन 25 प्रश्नों की, तो इन 25 प्रश्नों की PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। ठीक है, उसका हम लिंक दे देंगे। और टेलीग्राम चैनल प्रद्योत गुरुकुल। ठीक है, टेलीग्राम चैनल क्या है? प्रद्योत गुरुकुल है। ठीक, इस टेलीग्राम PRADYOT प्रद्योत गुरुकुल। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए। ठीक, चलो, मोबाइल नंबर 9758 43 28 87। ठीक है, वार्ता हेतु। और क्लास आपको कैसी लगी, कंटेंट आपको कैसा लगा, ये सब आप एक मैसेज करके हमें अवगत करा दीजिए। ऐसी ही क्लास हम आपके लिए फिर से लाएंगे। तब तक राधे राधे। जय हिंदी, जय भारत।